नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें और बाद में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। आपको याद दिला दें, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 होना है 4 और 5 नवंबर को। आपके रजिस्ट्रेशन के लिंक और क्राउड फंडिंग के लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अतः आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और हमें सहायता भी दे सकते हैं। बात करेंगे आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन वो बहस चली है और 16 दिन बहस चलने के बाद में और उसके बाद फिर वो जो जजमेंट है उसको रिज़र्व कर लिया गया है। तो अब लोग बाग ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें होगा क्या। अब इसमें क्या होगा, देखिए पहले आपको याद दिलाएं कि जो कुछ भी इसमें हुआ था वो क्या था। तो जो भी कार्य हुए थे वो 3 तरह के कार्य हुए थे। जी हाँ, 3 तरह के कार्य हुए थे। यानी कि सबसे पहला कार्य ये हुआ था कि जो धारा 370 का पहला क्लॉज है, उस पहले क्लॉज का जो डी भाग है, उस डी भाग का उपयोग करते हुए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 2019। और उसमें ये कहा गया कि जितने भी पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हैं, बल्कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था वो था 1954 का, और उस 1954 के ऑर्डर पे उसके बाद में कोई 42-43 उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे। तो इन्होंने कहा कि भाई उसको सुपरसीड किया जाता है और ये 2019 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इसका उपयोग करके और संविधान के सारे प्रावधान जो हैं वो इस पर लागू किए जाते हैं। अब एक तो जो चैलेंज है, देखिए 3 चैलेंजेस हैं क्योंकि 3 ऑर्डर हैं। तो जो पहला चैलेंज है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 पे है और वो चैलेंज ये कहता है कि साहब कि उस समय धारा 356 थी और चूंकि गवर्नमेंट की कंसेंट आवश्यक थी, इसलिए जो उस समय जो गवर्नर था वो गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट की परिभाषा है उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एडेड बाय हिज काउंसिल ऑफ गवर्नर एडेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसका उत्तर ये दिया गया कि भाई गवर्नर जो है वो पहले भी ये कार्य कर चुका है, इसके प्रेसिडेंट हैं। 1986 में भी गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल में इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया था और इसी गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की सहमति दी थी। और उसके बाद 1993-94 में भी इसी प्रकार गवर्नर ने प्रेसिडेंट्स रूल बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के लिए सहमति दी थी और उसको ये माना गया था कि गवर्नर वॉज एक्टिंग ऑन दी एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो मानी गई, जो उसकी एडवाइजरी काउंसिल थी, क्योंकि जो एडवाइजर्स होते हैं उसके वो भी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये उसका काउंटर दिया गया। तो एक तो इसके ऊपर उत्तर आना है और इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 के साथ में 19 में ये एक तो क्लॉज डी में ये सारे अप्लाई कर दिए गए और फिर उसी का उपयोग करते हुए जो पुराने जो ऑर्डर थे उसमें करके तो धारा जो 367 है उसमें एक परिवर्तन किया गया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पढ़ी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये क्यों किया गया? ये इससे किया गया कि जो दूसरा जो ऑर्डर आता है वो करता है कि वो बाकी जो भी है उसके अंदर, यानी उसका जो क्लॉज 2 है और उसका जो क्लॉज 3 है उसको वो समाप्त कर देता है। यानी कि केवल और केवल जो उसके क्लॉज 1 के A, B, C हैं उनको भी समाप्त कर देता है, D भी समाप्त करके केवल क्लॉज 370 का इतना पोर्शन रिटेन करता है कि भाई ऑल द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर।
तो आज भी आर्टिकल 370 जो है समाप्त नहीं हुआ है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ इस फॉर्म में वो आज भी विद्यमान है। तो जो दूसरा चैलेंज किया गया, वो दूसरा चैलेंज ये किया गया कि साहब के इस प्रकार से ये पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि इसमें जो प्रोवाइज़ो है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो एक्शन प्रेसिडेंट लेगा उसमें रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ नेसेसरी। तो आर्ग्यूमेंट था पिटिशनर का कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है इसलिए यह प्रोविजन परमानेंट हो गया है, लेकिन सरकार का तर्क ये था कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो गई है तो यह प्रावधान जो है वो बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट ले सकता है, और वैसे भी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन पे लेना था। और इस पूरे प्रावधान में 370 में लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी प्रावधान है, उसके साथ उसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसमें कंसल्टेशन का प्रयोग हुआ है जो कि 370 के क्लॉज 1A में हुआ है, और उसमें जो है कंकरेंस का प्रयोग हुआ है जो कि 370 के क्लॉज 1D में हुआ है, और इसमें रिकमेंडेशन शब्द उपयोग हुआ है, और वह क्लॉज 3 में जो एब्रोगेशन की पावर देता है प्रेसिडेंट को उसमें उपयोग हुआ है। इसलिए रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, कंकरेंस नहीं लिखा हुआ है। रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट स्वीकार कर सकता है या नहीं स्वीकार कर सकता है, लेकिन अबंडेंट प्रिकॉशन के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह व्यवहार कर रही थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब समाप्त हुई तो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रकार से परिवर्तित हो गई, इसलिए उसको फॉर्मलाइज करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। तो इसमें भी जो सरकार का तर्क था उसको तो पूरी तरह से बेंच जो थी लगातार समर्थन करती रही, और ये कहती रही कि ये प्रोवाइज़ो जो है इसका अब क्या अर्थ रह गया है। ये मुख्यतः यह बात सामने आई थी। और जो तीसरी बात आई थी वो ये था कि भाई ये स्टेट को यूनियन टेरिटरी कैसे बना सकते हैं। तो स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने के ऊपर जो आर्टिकल संविधान का लागू होता है वो आर्टिकल 3 है, और आर्टिकल 3 में पूरा जो शब्द है वो स्टेट यूज़ हुआ है, और ए से लेकर ई तक वो स्टेट उपयोग हुआ है, और उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि स्टेट कैन बी रेड एज यूनियन टेरिटरी। तो जहाँ जहाँ भी स्टेट है आप उसको यूनियन टेरिटरी पढ़ सकते हैं, कहीं स्टेट पढ़ सकते हैं, कहीं यूनियन टेरिटरी पढ़ सकते हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी में बदल सकती है, यूनियन टेरिटरी स्टेट में बदल सकती है, और एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट में बदल सकती है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे जब पंजाब का विभाजन हुआ तो पंजाब का विभाजन 3 प्रदेशों में और एक यूनियन टेरिटरी में हुआ। तो 3 प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा थे, और जो एक यूनियन टेरिटरी थी वो चंडीगढ़ था। इसी प्रकार असम जो है वो उसके कई विभाजन हुए, और उसमें से कई सारी यूनियन टेरिटरीज अलग अलग बनाई गई। तो इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर का विभाजन हुआ, और विभाजन होकर उसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख। यदि वो चाहते तो जम्मू और कश्मीर का कुछ और नाम भी दे सकते थे, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वो सक्सेसर है जम्मू और कश्मीर स्टेट के एक भाग की। तो इस पर यह भी पूछा गया, जो बेंच ने पूछा कि भाई आपका आगे का क्या इस पर विचार है। तो स्टेट ने स्पष्ट कहा, यानी यूनियन ने स्पष्ट कहा कि लद्दाख को तो हम यूनियन टेरिटरी ही रखेंगे, और इसका जो है एक हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर धीरे धीरे हम पहले पंचायत के इलेक्शन करवाएंगे, फिर हम यहाँ नगर निकायों के इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शन करवाएंगे एज यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद सारी स्थितियाँ सामान्य रहती हैं। तो ये कमिटमेंट पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का दिया हुआ है कि हम अल्टीमेटली इसको स्टेट में परिवर्तित करेंगे। ये स्टैंड ऑफिशियली रखा, इसके ऊपर कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं आई मेरे सामने। ये अवश्य हो सकता है कि वो कहे कि भाई इसके आप टाइम बाउंड करिए या जो भी करिए,
लेकिन जो बेसिक इशू है कि भाई कि क्या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं या नहीं, उसके पहले के प्रेसिडेंट हैं, उदाहरण है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई इसमें भी संभावना होने वाली है। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जो ये 370 का जो पूरा इशू है, इसमें सरकार की जीत होनी ही चाहिए। और जो पूरा का पूरा जो वार्तालाप हो रहा था वो आप देखेंगे कि 370 पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जो मैंने लगातार जिस प्रकार से जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहे थे वो हम लगातार समराइज़ करते गए हैं, और उसकी समरी जो है उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि 370 का जो पूर्व में जो 370 था वो अब इतिहास हो चुका है, और अब जम्मू और कश्मीर के सामने हमारे संविधान के सभी प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने के अतिरिक्त और कोई उपाय अब बचा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।